हे हाय नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो इसका चैप्टर 6 हमने शुरू किया था पिछले वीडियो में, और उसमें हमने देखा था कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है, वो होती क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें आती है, पूरी डिटेल से हमने उसकी चीजें देखी थी। और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में ही एक प्रक्रिया थी अपक्षय, जिसको हमने कहा था कि डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज अपक्षय को ही पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि अपक्षय के प्रकार क्या होते हैं। वो जैविक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय होता है, और भी जितने प्रकार के इसके फिर सब टाइप उसमें होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें डिटेल वीडियो होगी ये। तो इसमें हम लोग आज आइए अपक्षय को देखते हैं। तो अपक्षय होता क्या है? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपक्षय क्या है, एक अस्थैतिक प्रक्रिया है। देखिए, अगर ये कोई चट्टान है तो ये चट्टान अपने ही जगह पे ये किसी कारण से टूट फूट जाए, किसी भी कारक के द्वारा उसके प्रभाव में आकर के ये टूट फूट जाए अपने ही स्थान पे, तो चट्टानों के टूटने की ये जो प्रक्रिया होगी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अपक्षय, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेदरिंग। ठीक है। तो ये इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें गति नहीं होगी, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। अगर इसमें गति हम ऐड कर दे तो उससे एक अलग प्रक्रिया बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, अपर्दन बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो अपर्दन हो जाएगा। अपक्षय के लिए क्या है कि उसमें गति का नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कि जिसमें अपक्षय एक अस्थैतिक प्रक्रिया है, लगभग अस्थैतिक है, पूरी तरह से इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत तो हिलता डुलता होगा पदार्थ टूटने में। तो लगभग एक अस्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन जो है वो अपने स्थान पर हो जाता है, यानी कि स्वस्थान है, इन सिटू जो है वो टूट फूट होगा इसमें। अपक्षय के अंतर्गत जो है पदार्थों का जो संचलन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो नहीं होता, या फिर अगर होता भी होगा मूवमेंट तो थोड़ा बहुत होता है, बिल्कुल। अब कोई पदार्थ 1-2 इंच आगे पीछे हो जाए तो उसको मूवमेंट नहीं बोलेंगे उस तरह का हम। मूवमेंट का, संचलन का मतलब है कि थोड़ा लंबा हो, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जो है प्रवाहित होकर किसी चीज द्वारा चला जाए, तो वो संचलन होता है। इसको उतना नहीं काउंट करते हम लोग इसमें। ठीक है। तो अपक्षय बेसिकली ये है कि बस स्थिर वहीं पर टूट जाए वो चीज। अब अपक्षय को जो है वो 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है रासायनिक अपक्षय, दूसरा है भौतिक अपक्षय, या फिर इसी को यांत्रिक अपक्षय भी बोलते हैं, फिजिकल या फिर ये मैकेनिकल वेदरिंग इसको बोल देंगे, और तीसरा है आपका जैविक अपक्षय। इसमें फिर इसको फिर कई भागों में फिर हर प्रकार को डिवाइड करेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले रासायनिक अपक्षय जो केमिकल वेदरिंग है उसको देख लेते हैं। रासायनिक अपक्षय क्या है? सिंपल सी चीज है। जब अपक्षय की प्रक्रिया रासायनिक क्रिया द्वारा हो, अपक्षय जो है वो रासायनिक क्रिया द्वारा अगर जो होता है तो उसको रासायनिक अपक्षय बोलेंगे। यानी कि अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विघटन एवं वियोजन रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, उसको अपक्षय बोलते हैं। सिंपल सा, बस आपको टूटना फूटना चट्टानों को याद रखिएगा। उसमें अगर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हो रहा है तो रासायनिक अपक्षय हो जाएगा, अगर जैविक प्रक्रिया द्वारा हो रहा है तो वो जैविक अपक्षय हो जाएगा, भौतिक प्रक्रिया द्वारा हो रहा है तो भौतिक अपक्षय हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब जो रासायनिक अपक्षय है उसमें ये सारी प्रक्रियाएं जो है सम्मिलित की जाती है। कौन कौन से? पहला है घोल या विलयन, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। कार्बोनेशन है, जलयोजन मतलब हाइड्रेशन है, फिर है ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अवकरण भी बोलते हैं न्यूनीकरण को। इसको, इन सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं। आइए, सबसे पहला है घोल या ये विलयनीकरण, विलयन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। सॉरी, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुलेगी। घोल का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे चीनी हो गया, तो चीनी को आप क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। तो चीनी है वो वस्तु जो घुल गई है किसमें, पानी में। तो चीनी और पानी का एक घोल हो गया। सिंपल सी चीज है, आप सबको पता है। विलयन भी वही चीज है। तो कोई भी वस्तु जो होती है जो जल या अम्ल में घुल जाती है, तो घुलित तत्व एवं जल या फिर अम्ल, यानी जो घुला और जिसको घोला गया, उसके मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन बोलते हैं। जल के संपर्क में देखिए क्या होता है कि कई पदार्थ जो आते हैं, जब आते हैं इसके संपर्क में कई ठोस पदार्थ, तो वो क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। जैसे मैं मिट्टी के ढेले पे अगर थोड़ा सा पानी डाल दूं, वो पानी के संपर्क में आए तो वो ढीला हो जाकर के टूट जाएगा। उसी प्रकार से कई सारे चट्टान ऐसे हैं, और जैसे चूना पत्थर हो गया। ठीक है। तो चूना पत्थर जब पानी के संपर्क में आता है तो वो गल जाता है, टूट जाता है, आसानी से विघटित हो जाता है। उसी तरह से जब विघटित होते हैं, मतलब कि जल के संपर्क में जब आते हैं कई सारे पदार्थ, ठोस पदार्थ मतलब कि, तो वो आसानी से क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, और जिससे उसका क्या होता है, अपक्षय होता है। जैसे कि यही बता रहा है कि चूना पत्थर में उपस्थित होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट,
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। जैसे खनिज जो है, जो कार्बनिक एसिड वाला जल होता है या फिर जो जल जिसमें कार्बनिक एसिड की मात्रा हो, उसमें क्या हो जाते हैं, ये घुल जाते हैं आसानी से और घोल का निर्माण करते हैं। और जाहिर सी बात है, ये पत्थर घुल गया, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया, टूट गया ये, तो इसको अक्षय ही कहेंगे। ठीक है। अब ये कार्बनिक एसिड क्या होता है, देखिए कार्बनिक एसिड का मतलब है कि अगर जल और CO2 जो है वो मिल जाए तो उसको कार्बनिक, उसके मिश्रण को बोलते हैं हम लोग कार्बनिक एसिड, एक एसिड बन जाता है। यानी कि जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो उससे जो है वो ये कार्बनिक एसिड बनता है। अब घोल या विलयन में ही क्या होता है कि जब चट्टानें जो होती है, जो सेल होती है, उसमें कुछ खनिज स्थित होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया। ये जो खनिज है, इसमें जो गुण होते हैं उसके कारण जो है ये आसानी से वर्षा के जल के साथ घुल जाते हैं और जल के साथ घुल करके वो निछालित होकर के वो बाहर निकल जाएंगे चट्टानों से, जिससे कारण चट्टानें क्या होगी, वो कमजोर पड़ जाएगी। निछालन का क्या मतलब है, निछालन का मतलब है किसी भी चीज का घोल करके वहां से अलग हो जाना, उसको निछालन बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो खनिज है, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम हो गया, जब चट्टानों से ये जब हट जाएंगे वहां पे, तो चट्टान जो होते हैं वो कमजोर, क्योंकि चट्टानें क्या है, खनिज जब एक, मैंने आपको बताया था जब चट्टान पढ़ाया था तो, कि एक या एक से अधिक खनिज के जब मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं हम लोग चट्टान बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है घोल के कारण, एक घोला है तो घोल करके वो निछालित हो गया। सोडियम क्लोराइड जो है ये भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है, काफी सेलों में ये पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं, साधारण नमक, ठीक है ना, NaCl इसका सूत्र होता है। तो ये भी सेलों में पाया जाता है, जो कि जल में घुलनशील होता है, और जिस भी सेल में पाया जाएगा अगर वो जल के संपर्क में आया तो ये घुल करके क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा और चट्टानें जो है कमजोर होती रहेगी और अंततः वो टूट जाएगी, उसका अपक्षय हो जाएगा। तो वो तो हो गया आपका। अब हो गया, अब देखते हैं हम लोग कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है, जब कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जो उसका जो है, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट का वो खनिजों से अगर प्रतिक्रिया करे तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेशन। ठीक है। कार्बोनेट जब खनिज से प्रतिक्रिया करे तो कार्बोनेशन कहलाता है वो। अब इस प्रक्रिया के तहत जो फेल्डस्पर होता है और जो खनिज होता है, ये कार्बोनेट खनिज होते हैं जो चट्टान से, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर वो टूटेगी इस तरह से, बस अलग हो जाएगा तो मतलब टूटेगा, वो कमजोर हो जाएगा। जब जल जो होता है वायुमंडल एवं मृदा वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर करके क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो जल होगा उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो उससे जो तत्व, ये उससे जो मिश्रण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड या फिर कार्बनिक अम्ल बनता है। अब ये जो कार्बनिक, ये जैसे मृदा वायु का मतलब है कि जो मिट्टी में कुछ जो है वायु पाई जाती है उसमें काफी सारे गैस होते हैं, तो उससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो उससे अगर जल संपर्क में आता है तो वहां से वो CO2 ले लेता है और वो ये कार्बनिक अम्ल बनाता है। तो अगर कार्बनिक अम्ल बनता है तो ये जो है एक प्रकार का सक्रिय अम्ल होता है, सक्रिय घोलक भी इसको बोल सकते हैं। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे जो आपके वो होते हैं वो घुल जाते हैं और अपना अवशेष भी नहीं छोड़ते। और इसके कारण क्या होता है कि भूमिगत जो है गुफाओं का निर्माण होता है, भूमिगत केव का निर्माण होता है। ये चूना पत्थर वाले एरिया में होता है। ये मान लीजिए कि सतह है, एक मिनट, तो सतह के नीचे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि चूना पत्थर पाया जा रहा है, ये वाला, और यहाँ पे ये चीजें जहां जहां पे ये कार्बोनिक एसिड वाला जल जाएगा ना, वो वहां से घुल जाएगा, तो बीच में क्या होता है, ये खोखला बन जाता है और ये गुफा की तरह जो है, यहाँ से अगर आप कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से तो वो गुफा की तरह प्रतीत होता है। ये चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में कार्बोनेशन की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा होती है। अब है हाइड्रेशन, जलयोजन। तो जब कार्बोनेशन का मतलब क्या था, जो पिछला था, कि जब कार्बोनेट वाले खनिज से जो है वो प्रतिक्रिया कर ले, कार्बोनेट से जब खनिज प्रतिक्रिया करे तो वो ये कार्बोनेशन हो जाता है। वैसे ही जल से जब खनिज प्रतिक्रिया करे तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, जलयोजन बोलते हैं। ठीक है। तो जब किसी भी खनिज का जल के साथ रासायनिक संयोग होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जलयोजन कहलाती है, फिर हाइड्रेशन कहलाती है। अब चट्टानों में ये सेल या चट्टान एक ही चीज है, मैंने लिख दिया है। काफी लोग सेल को मतलब कुछ और समझ लेते हैं, तो सेल का मतलब चट्टान ही होता है, रॉक्स। ठीक है। तो जो चट्टान में उपस्थित खनिज होते हैं उसमें कुछ खनिजों में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो जब जैसे जल धारण करके विस्तारित हो जाना, मतलब फूल जाते हैं वो। जैसे आप चना अगर रात में देंगे भिगोने के लिए तो सुबह तक क्या होगा, ये अगर चना इतना बड़ा है तो वो चना इतना बड़ा हो जाएगा, वो फूल जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। उसी प्रकार जो है कि जो चट्टानों में उपस्थित खनिज होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं कि वो जब जल धारण करते हैं, जल को अवशोषित करके वो एक्सपैंड हो जाते हैं, विस्तारित हो जाते हैं। और जब ये विस्तारित हो जाएंगे तो चट्टान भी फैलेगी और चट्टानों का जो आयतन होगा उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। अब
इसके कारण जब है कि ये वृद्धि होगी तो उससे भी चट्टानें जो है वो टूटती है। जैसे कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट थोड़ा अस्थायी खनिज माना जाता है, खनिज नहीं, चट्टान मान लीजिए, सेल मान लीजिए इसको। लेकिन जब कैल्शियम सल्फेट जल से वो संपर्क में आता है तो वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, जिप्सम में। अब जिप्सम क्या है कि ये कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा जो है अधिक अस्थायी है, अधिक अनस्टेबल होता है और जल्दी टूट जाता है ये, और इसके कारण जो है सेलों में, इस प्रकार के सेलों में वो विघटन होता है। तो जलयोजन जो है इस तरह के सेलों में होता है और इससे जो है अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो ये जलयोजन हो गया। अब है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, उसी तरह से कार्बोनेशन और हाइड्रेशन की तरह ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब खनिज जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो जो प्रक्रिया होगी उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो वही है कि जब खनिजों का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण जब होता है किसी भी खनिज से तो उसका या तो ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। मान लीजिए कि कॉपर से हुआ तो कॉपर से हुआ तो CuO2 बनेगा, या फिर अगर फेरस से हुआ, लोहा से हुआ तो फेरस ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इस तरह का ऑक्साइड बनाता है और इसी को बोलते हैं, इन शॉर्ट में बताऊं अगर मैं सिंपल भाषा में, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, जंग लगना। आपने लोहे में जंग लगा हुआ देखा होगा आपने, तो वो एक्चुअली क्या है, वो लोहे का ऑक्सीकरण हो गया है। लोहा और जब ये ऑक्सीजन जब संपर्क में आया तो लोहे में जंग लग गया, लोहे का ऑक्सीकरण हो गया। तो जंग लगना समझिए ऑक्सीकरण का मतलब। तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज में भी जब जंग लगता है, लोहे में मान लीजिए, तो वो कमजोर होता है और टूट जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में। तो और भी खनिज जैसे लोहा हो गया, लोहा के साथ साथ मैग्नीज है, गंधक है, ये सारे जो खनिज है इसमें जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और इसके कारण जिन सेलों में ये सारे खनिज पाए जाएंगे, चाहे वो गंधक हो, मैग्नीज हो, लोहा हो, वो सारे सेल क्या होंगे, वो ऑक्सीकरण उसमें ज्यादा होगा और वो सेल कमजोर होंगे और टूटेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी उन सारे खनिजों में, ये उन सारे चट्टानों या सेलों में जिसमें ये सारे तत्व जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, जैसे गंधक हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तो ये इसमें पाए जाएंगे, उसमें क्या होगा कि वो ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे कि आपका बायोटाइट हो गया, या फिर जो लौह धारक चट्टान है जिसमें लोहा पाया जाता हो, ओलिवाइन हो गया, पायरोक्सिन हो गया। अब ये ओलिवाइन क्या है, पैरोक्सिन क्या है, तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे, जब मैंने आपको सेल और खनिज वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, आई थिंक इससे पीछे वाला जो चैप्टर था उसमें ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके इसके गुण क्या होते हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं, वो मैं वहां पे मैंने बता चुका हूं आपको। तो ये सारे जो सेल हैं उसमें जो है ज्यादा जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो खनिज हैं। तो ऑक्सीकरण होने पर लोहे का रंग अगर आपसे पूछे तो किस प्रकार का हो जाता है, तो लोहे का रंग या तो लाल होगा, या तो भूरा होगा, या तो पीले कलर का हो जाएगा अगर उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो। अब है अवकरण या फिर न्यूनीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, देखिए जहां पे ऑक्सीजन होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो वहां पे होगा अवकरण। होता क्या है कि जब ऑक्सीकृत जो खनिज है वो अगर ऐसे वातावरण में रखे जाए जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, ऑक्सीजन का अभाव हो या फिर बहुत कम मात्रा में हो, तो वहां एक दूसरी रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसको हम लोग न्यूनीकरण बोलते हैं या फिर इसको रिडक्शन बोलते हैं। न्यूनीकरण होने पे लोहे का जो रंग होगा वो या तो लाल होगा, जो कि उसमें भी होता है, हरा हो सकता है, या फिर आसमानी धूसर कलर का हो सकता है जिसको ब्लूइश ग्रे भी बोलते हैं। ठीक है, इन सारे कलरों में हो सकता है। इसी में था वो ऑक्सीजन और अवकरण एक साथ है, बुक में दिया हुआ, मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, अब कहाँ कहाँ न्यूनीकरण की प्रक्रिया हो सकती है, उसकी दशाएं कहाँ पे पाई जाती है, तो उसकी जो दशाएं है वो इन सारे क्षेत्रों में पाई जाएगी। एक तो आपका भौम जल स्तर जो होता है, भौम जल स्तर मतलब जो आप पानी पीते हैं, जहां से जमीन से जो पानी आप निकालते हैं, तो ये वाटर टेबल इसको बोलते हैं। उसके नीचे के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ऑक्सीजन का अभाव होता है और वहां पे जो है ये अवकरण की प्रक्रिया हो सकती है, यानी कि बिलो वाटर टेबल। रुद्ध जल के क्षेत्र यानी ठहरे हुए पानी, जहां पे पानी जो है ठहरा किसी तालाब में हो सकता है या किसी और में, जो ठहरे हुए पानी के क्षेत्र है वहां पे अवकरण हो सकता है। और जल प्लावित नहीं, जल प्लावित, जल प्लावित जो क्षेत्र है यानी वाटर लॉक सिचुएशन, जहां पे जैसे कहीं पे वैसे एरिया है मिट्टी का, जैसे रन ऑफ कच्छ हो गया, कच्छ का जो क्षेत्र है वहां पे जो है हमेशा वो थोड़ा दलदली क्षेत्र को जल प्लावित क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में जो है न्यूनीकरण की प्रक्रिया हो सकती है। तो हमने इस प्रकार देखा रासायनिक अपक्षय जो है, और अब जो है हम लोग देखते हैं भौतिक अपक्षय। इसी को हम लोग यांत्रिक अपक्षय भी बोलते हैं या फिर अंग्रेजी में बोले तो मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, ये यांत्रिक अपक्षय देखते हैं हम लोग। अब अगर भौतिक प्रक्रिया के कारण, भौतिक चीजों के कारण अगर चट्टाने टूटे तो उसको भौतिक अपक्षय बोलते हैं। रासायनिक अपक्षय, रासायनिक में तो समझ में आया कि आपको क्या होता है, भौतिक में क्या होता है देखते हैं
कि अपक्षय का वह रूप जिसमें पदार्थों का विघटन, तापीय विस्तारण, संकुचन और दबाव के मुक्त होने के कारण अगर चट्टानें टूटती है तो उसको हम लोग भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक में ही सारी चीजें आएगी। भौतिक मतलब यांत्रिक में क्या होता है कि अपने ताकत से या फिर किसी चीज के द्वारा जो है किसी चीज को दबा दिया या फिर वो किसी की चीज को फैला दिया, ठीक है, वो सारी भौतिक चीजों में आती है। उसका स्वरूप जो है वो बदल जाए, ठीक है, तो उसका भौतिक जो स्ट्रक्चर बदले। तो इन सारी प्रक्रियाओं के कारण अगर चट्टानें टूटेगी तो उस अपक्षय को बोलते हैं हम लोग भौतिक अपक्षय। अब भौतिक अपक्षय में ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो सम्मिलित की जाती है। कौन कौन? भार विहीनीकरण या फिर भार विहीनीकरण एवं विस्तारण, ठीक है, अनलोडिंग एवं एक्सपेंशन, देखते हैं हम लोग, अभी देखेंगे इसको डिटेल में भी। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, हिमकरण, पिघलन एवं तुषारवेजिंग और लवण अपक्षय, ये सारी जो चीजें हैं वो भौतिक अपक्षय में आएगा। इस चीज को आप बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लवण अपक्षय जो है ना वो रासायनिक अपक्षय में नहीं आता, वो भौतिक अपक्षय में आता है। यहाँ पे अभी देखेंगे क्यों, ठीक है। अच्छा, हालांकि वो भी लवण अपक्षय है, जहां पे जो मैंने आपको बताया था कि NaCl पाया जाता है चट्टानों में और टूटती है जलयोजन में, वो भी एक प्रकार का है, पर ठीक है, लवण अपक्षय यहाँ भी हो सकता है। कैसे होगा देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भार विहीनीकरण एवं विस्तारण। भार विहीनीकरण का मतलब क्या है? देखिए, अगर ये सतह है, कोई भी ये सतह है और यहाँ पे किसी चीज पे मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे भार डाल दूं, कोई जैसे मान लीजिए कि मिट्टी डाल दूं यहाँ पे या फिर कोई बहुत सारी चीजें डाल दूं, तो इसका भार बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग भारीकरण, मतलब भार बढ़ गया यहाँ पे। और अगर मैं इसका यहाँ से भार हटा दूं, यानी पहले से कोई चीज हो यहाँ पर भार हटा दूं मैं, तो उसको बोल देते हैं हम लोग भार का हट जाना, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग भार विहीनीकरण, अनलोडिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, भार विहीनीकरण एवं विस्तारण की हमें बात कर रही है। मान लीजिए कि ये कोई रॉक है, ये इस तरह का कोई रॉक है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है, रॉक के ऊपर इस तरह से काफी सारे जो है वो सेडिमेंट है, इस तरह से काफी सारे सेडिमेंट है, और इसके कारण जो है ऊपर सेडिमेंट हो सकता है या कोई और रॉक भी हो सकती है, छोटे छोटे बहुत सारे रॉक हो सकते हैं जिससे ये दबी हुई हो। तो इससे क्या होता है कि ये जो रॉक है, ये सारे ऊपर की जो रॉक है, वो नीचे की ओर इस पे दबाव डाल रही होती है। अब देखिए होता क्या है कि सिंपल सा नियम है कि किसी भी चीज को पे जब दबाव डाला जाएगा तो जो चीज दब रही होगी वो चीज भी ऊपर की तरफ क्या होगी, उस पे अपनी जितनी उसकी शक्ति होगी उसके अनुसार वो ऊपर जो है वो खुद भी दबाव लगाती है, ऊपर जो है दबाव डालती है। तो इस तरफ से दबाव पड़ रहा होता है ऊपर वाली वस्तु से, और नीचे वाली वस्तु भी ऊपर की तरफ क्या होती है, वो दबाव डाल रही होती है। तो ये चट्टानों में भी होता है। जब चट्टानों के ऊपर से बहुत तगड़ा प्रेशर पड़ता है ऊपर से, तो चट्टानें भी रिवर्स में क्या करती है, अपनी तरफ से भी ऊपर की तरफ जो है वो दबाव लगाती है। अब क्या हो कि यहां तक तो ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाली लेयर्स है वो किसी कारण से अपर्दन हो गया इसका, ठीक है, ये लेयर जब हट जाए तो इसके कारण जो ऊपर का बिल्कुल जो भार होता है, ये मैं हटा दूं इसको, अब ऊपर का जो भार है वो बिल्कुल खत्म हो गया जो ऊपर था यहाँ पे। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो नीचे से आपका जो चट्टानों के द्वारा ऊपर की तरफ बल लग रहा था यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये वाला, वो उससे क्या होता है कि अचानक जब जैसे ये भार हट जाता है तो इसमें जो है वो ये उभर जाता है। ये जो होती है, ये जो ऊपरी सतह इसकी होती है, जैसे होता है ना कि पपड़ी हो जाना, पपड़ी बन जाना, उसमें सतह जो है उभर आना, उस तरह से क्या होता है, जैसे रोटी कैसे फूलती है, हालांकि उस तरह से बिल्कुल नहीं होता, ये चट्टानों में जैसे पपड़ियां आ जाती है उस तरह से होता है, तो ये उभर जाती है वहां पे। तो इस प्रक्रिया को, इस उभरने की प्रक्रिया को, या फिर कह सकते हैं कि ये जो ऊपर की जो सतह है सेलों की, वो क्या होती है, विस्तारित हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो यही है कि जब भार हट जाएगा किसी भी सेल पे तो उसकी जो ऊपर सेल है वो विस्तारित हो जाएगी, उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यही है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। और ये जो ऊपर की सतह विस्तारित हो गई, उस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपसल्कन, एक्सफोलिएशन, ठीक है ना। ये आप अपसल्कन का फोटो देख सकते हैं, इस तरह से एक स्मूथ और यहाँ पे उठ गई है सारी गुंबद की तरह थोड़ा सा, तो इसको अपसल्कन बोलते हैं, ठीक है। इस पे पढ़ देता हूं बस कि लगातार अपर्दन के कारण ऊपर स्थित चट्टानों का जब कटाव हो जाए तो नीचे की चट्टानों पर पड़ रहा भार जो है अचानक कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप नीचे की जो चट्टान होती है उसमें ऊर्ध्वाधर दबाव, यही ऊर्ध्वाधर दबाव है जो ऊपर की तरफ पड़ रही होती है, के मुक्त होने के कारण जो चट्टान होती है वो उसके ऊपरी संस्तर जो होते हैं, जो अपर लेयर्स होते हैं, वो विस्तारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग अपसल्कन बोलते हैं। और इस अपसल्कन के कारण क्या होती है, चट्टानों में दरार पड़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब अब कोई रबर तो है नहीं चट्टान, ये ऊपर की तरफ जब इसमें सेल जब विस्तारित हो जाएगी तो उसमें दरार उत्पन्न हो जाती है, फ्रैक्चर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे फिर टूट जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा और उसका अपक्षय होगा। ये जो दरारें उत्पन्न होती है चट्टानों में, वो भूतल के समानांतर होती है। ये जो जमीन है उसके पैरेलल होगी इस तरह से, ठीक है ना।
अब ये जो भार विहीनीकरण है और उसके दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से जो अपसल्कन होते हैं, तो अपसल्कन जो चट्टानों में होता है उसको अपसल्कन चादर बोलते हैं, एक्सफोलिएटेड शीट बोलते हैं, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल जो विस्तार होगा, क्षैतिज जो विस्तार होगा, वो कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर तक और कभी कभी की हजारों किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो काफी बड़े एरिया पे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटेलाइट पिक्चर है ये। अब अपसल्कन गुंबद क्या है, तो ये अपसल्कन की प्रक्रिया के कारण जब सेल इस तरह से उठ जाए, ठीक है ना, तो एक गुंबद की तरह जो है वो एक संरचना दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग अपसल्कन कहते हैं, ठीक है। तो ये भार विहीनीकरण कारण होता है। और ये जो अपसल्कन है ना, वो सिर्फ ये भार विहीनीकरण के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी के कारण भी होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी आगे वाला वही है। तो अब जब अपसल्कन इसमें होता है तो वो जो चट्टानों की परत है वो प्याज के छिलकों की तरह, जब उसका आप स्टडी करेंगे अंदर से जो चट्टानों की परतों का, तो वो प्याज को छिलकों की तरह, जैसे प्याज में लेयर्स होता है इस तरह से, तो उसमें भी लेयर्स बन जाते हैं। और इसको जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ओनियन पीलिंग बोलते हैं। इसका हिंदी तो मुझे नहीं पता, पर इसको ओनियन पीलिंग बोलते हैं अपसल्कन को भी, ठीक है, ओनियन पीलिंग, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है ताप क्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण। विस्तारण यहां भी हो रहा है और विस्तारण पीछे भी हो रहा था, लेकिन वो विस्तारण था वो भार विहीनीकरण के कारण था, भार के हटने के कारण था। ये तापमान में परिवर्तन के कारण जो है वो विस्तारण होगा, एक्सपेंशन होगा। होता क्या है कि जैसे ही किसी भी चीज में, चाहे वो खनिज हो चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसमें अगर तापक्रम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो फैलता है। उसी तरह से जो चट्टानों में खनिज होते हैं या चट्टान जो होता है उसमें भी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, फैलेगा, उसके खनिज जो होंगे। और जब ये फैलेगा तो अपने आसपास के खनिज पे, निकटतम जो खनिज होगा उस पे क्या करेगा, ये चारों तरफ से ये दबाव डालता है। दबाव डालने के कारण अब ये जब फैलता है ना, और फिर क्या होगा कि इसमें तापमान जब गिरेगा तो वो सिकुड़ेगा। तो इस तरह से फैलाव होगा और क्या होगा, संकुचन होगा। और ये जब बार बार ये प्रक्रिया होगी तो चट्टान क्या होंगे, कमजोर होंगे, और कमजोर होकर के जो क्या होंगे वो टूट जाएंगे कई भागों में, ठीक है। तो अपक्षय होगा। और इसी में आगे क्या कह रहा है कि जब तापमान में दैनिक परिवर्तन ज्यादा हो तो जो चट्टानों का जो छिछला संतर होता है, मतलब कि जो ऊपर वाला लेयर होता है, सुपरफिशियल लेयर होता है, उसमें जो खनिज के कण होते हैं उसमें क्या होता रहता है, आंतरिक संचलन होता रहता है, इंटरनल मूवमेंट होता रहता है। मैंने बताया ना कि फैला फिर सिकुड़ा, फैला फिर सिकुड़ा। तो उसके जो कण होंगे, उसके जो ग्रेन्स होंगे चट्टानों के, उसमें जो है इंटरनल मूवमेंट होती रहेगी। और जिसके कारण क्या होता है कि चट्टानों के अंदर जो है तनाव उत्पन्न होता है, प्रतिबल उत्पन्न होता है, यानी कि स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और ये प्रक्रिया जब बार बार होगी तो चट्टानें कमजोर होगी और टूट जाएगी। ये जो प्रक्रिया है, जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, एरिड जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, वहां पे क्या होता है कि वहां का दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है। ये दैनिक तापांतर क्या होता है, देखिए, दिन में अगर सबसे ज्यादा जब टेम्परेचर होता है तो उस पॉइंट को ले मानिए कि कहीं पे 50 डिग्री टेम्परेचर गया तो वो हो गया। और उसी 24 घंटे के अंदर जो है, 24 घंटे में जो सबसे कम टेम्परेचर गया होगा, मानिए कि कहीं पे 20 डिग्री गया, तो इसको अगर हम माइनस कर दे, कम से ज्यादा वाला जो हुआ मैक्सिमम को मिनिमम में, तो 30 डिग्री निकला। इसका क्या हो जाएगा, वो होता है उसका दैनिक तापांतर। यानी तापमान में जो अंतर हुआ दिन भर में, उसको हम लोग बोलते हैं दैनिक तापांतर। तो जहां पे दैनिक तापांतर काफी ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री का दैनिक तापांतर है, यानी कि लगभग 50 डिग्री दिन में हो गया और रात में बहुत कम हो गया, 10 डिग्री के आसपास हो गया, तो फैलेगा भी उतना ही ज्यादा और फिर सिकुड़ेगा भी उतना ही ज्यादा। तो जहां पे ये सारी चीजें होंगी भाई, दैनिक तापांतर ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, ये प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होगी, सबसे ज्यादा होती है। और यही जो है गर्म ठंडा होने में जब भिन्नता होगी तो सेलो वही चीज है, उसके में फैलाव और संकुचन होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि अपसल्कन जो होता है, मैंने बताया ना कि जो अपसल्कन है, जो एक्सफोलिएशन है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो जब भार हटे, भार विहीनीकरण के कारण, और दूसरा है तापमान में परिवर्तन के कारण, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण या फिर घटने के कारण। इन दोनों के कारण जो होता है अपसल्कन जो है वो हो सकता है। अब उसमें जो था, उसमें जो है वो गुंबद का निर्माण हो रहा था। और इसी में अगर अपसल्कन के कारण जो चिकनी गोलाकार सतह का निर्माण होता है ग्रेनाइट सेलों में, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, टार। तो टार जो है यहाँ पे निर्मित होता है और उसमें जो है अपसल्कन गुंबद होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जाती है क्योंकि ये स्थलाकृति है और लैंडफॉर्म पे काफी ज्यादा फोकस होता है फिलहाल के एग्जाम्स में। अब है हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेजिंग। देखिए क्या है हिमकरण का मतलब, क्या होता है, अगर पानी वो बर्फ के रूप में जम जाए, हिम के रूप में जम जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग हिमकरण बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। वही बर्फ फिर पिघल जाए तो उसको पिघलन बोलेंगे। और तुषार वेजिंग क्या है, जब ये हिमकरण और पिघलन की प्रक्रिया द्वारा अगर चट्टान टूटे तो उसको हम लोग तुषार वेजिंग या फिर तुषार
अपक्षय भी बोलते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो चट्टान के छिद्र होते हैं या फिर उसमें दरार होते हैं, उसमें क्या होता है कि पानी चला जाता है ये वाला। अब पानी जब चला जाएगा और टेम्परेचर काफ़ी लो होगा तो वो पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा और फिर ये पिघल जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब बर्फ बनता है, पिघलता है, तो बर्फ का जो आयतन है पानी से ज़्यादा होता है। यानी जब पानी अगर इतने क्षेत्र में होगा तो बर्फ अगर बनेगा तो ये इतना ज़्यादा हो जाएगा आयतन बढ़ करके, और इतना ज़्यादा जब होगा तो आसपास के जो सेल होंगे उस पर या फिर आसपास का जो लेयर होगा सेलों का, उस पर क्या होगा, ये दबाव डालेगा। और दबाव होने से क्या होता है, और फिर क्या होगा कि ये पिघलेगा तो फिर से ये पानी बन जाएगा और वापस से इतनी जगह फिर सेक लेगा वो। और फिर क्या होगा कि जब बड़ा होगा तो फिर दबाव डालेगा। लगातार ये जब प्रक्रिया होगी, फैलाव और ये इसकी हो, तो उससे चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तुषार अपक्षय या फिर फ्रॉस्ट वेजिंग या फिर फ्रॉस्ट वेदरिंग भी बोलते हैं इसको। ये जो प्रक्रिया होती है मध्य अक्षांश, और मध्य अक्षांश में भी कहाँ, उसके अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जहाँ पे अधिक ऊंचाई होगी और मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र, वहाँ पे टेम्परेचर जो क्या होता है वो काफ़ी जो है वो कम होता है। मध्य अक्षांश का मतलब है कि जो 30 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र या फिर 23.5 डिग्री से लगभग ऊपर के जो क्षेत्र हैं और 60 से नीचे वाले क्षेत्र हैं उसको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हिमालय का क्षेत्र हो गया, टेम्परेचर क्या है कि वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, गर्मियों में, तो वहाँ पे ये प्रक्रिया जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जहाँ पे ये ज़्यादा होती है। अब जब जल हिम के रूप में बनता है, बर्फ के रूप में बनता है, तो मैंने बताया अभी कि जो फैलता है और आसपास के सतहों पे दबाव डालता है, और चट्टानों के संधियों और दरारों में जब हिमकरण ऐसा होगा तो दबाव उत्पन्न होगा। और ये दबाव जो है, ये हिमकरण का जो दबाव है, ये उस दरार को तब तक चौड़ा करता रहेगा जब तक कि चट्टानें टूट कर अलग नहीं हो जाती। अब चट्टानें टूट कर अलग होगी तो उसी को तो अपक्षय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपक्षय में आ गया। अब है अगला लवण अपक्षय। ये भौतिक अपक्षय की मैं बात कर रहा हूँ, ये रासायनिक अपक्षय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लवण जब, जैसे वो तापक्रम के कारण जब फैलता उलता है तो उसके कारण जब टूटेगा तो उसको साल्ट वेदरिंग बोलते हैं। तो कई प्रकार के लवण होते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरियम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैलाव की प्रकृति पाई जाती है जब उसका तापमान अगर बढ़ जाए तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जलयोजन वाला नहीं, ये जो जलयोजन है वो वाला फैलाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जलयोजन वाले में मैंने देखा था कि वो रासायनिक वाले में हो जाएगा, क्योंकि फिर लवण और जल की प्रक्रिया होगी तो वो रासायनिक में आ जाएगी। जब तापमान के कारण क्या हो कि वो लवण जो है वो फैले, और जाहिर सी बात है जो सेलों में लवण होंगे वो उच्च तापमान के कारण, जलयोजन हम छोड़ देते हैं, जलयोजन को आप इग्नोर कीजिएगा, इसमें मैंने लिख दिया था बस, क्योंकि जलयोजन के कारण भी ये प्रक्रिया होती है। तो उच्च तापमान और क्रिस्टलीकरण के कारण अगर ये जो चट्टानों में लवण उपस्थित होती है वो फैलता है तो उसके कारण वही प्रक्रिया होगी, जब फैलेगा तो दबाव डालेगा, और दबाव डालेगा तो लगातार वो होगी, तो चट्टानों का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलेंगे, इस प्रकार जब अपक्षय होगा चट्टानों का, तो चूंकि लवण के कारण हुआ तो लवण अपक्षय उसको बोलेंगे, ठीक है। रेगिस्तानों में जहाँ पे 30 डिग्री से अगर 50 डिग्री सेल्सियस तक का जहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है, वहाँ पे ये जो उच्च तापमान है 30 डिग्री से लगभग 50 डिग्री तक का उच्च तापमान, ये जो है लवण विस्तारण में, लवण के एक्सपेंशन में जो है वो सहायक होता है। अब इसी में क्या है कि सभी जितने भी लवण विघटन प्रक्रिया है, चाहे वो जलयोजन से हो चाहे तापीय विस्तारण से हो, उन सभी प्रक्रियाओं में जो लवण क्रिस्टलन है, ये भी एक प्रक्रिया है, उस लवण क्रिस्टल जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। क्रिस्टल मतलब बताया ना, एक दाना, दाने की तरह होता है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया, जब मैंने आपको बताया था सेल वाले चैप्टर में कि जब सेलें बनती है तो किस प्रकार उसमें क्रिस्टल का जो है वो निर्माण होता है, और क्रिस्टल बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो कि वो किस तरह से जमती है, कितनी धीरे या कितनी तीव्र गति से, तो वो आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। तो जो लवण क्रिस्टलन है वो सर्वाधिक प्रभावशाली है लवण अपक्षय में, ठीक है। सतह के समीप या छिद्रों में यही लवण क्रिस्टल जो है वो क्या करता है कि जो सेलों का पृथक कण होता है, पृथक कण मतलब इंडिविजुअल ग्रेन, एक एक कणों में क्या करेगा, वो टूट पैदा कर देगा, विपाटन पैदा कर देगा, और अंततः ये कण जो है धीरे धीरे झड़ते रहेंगे, वहां से गिरते रहेंगे। जहां पे आर्द्रता और शुष्कन, यानी कि एक समय आएगा जब ह्यूमिडिटी जो होगी वो काफी बढ़ जाएगा, जब वातावरण में पानी की बूंदों की मात्रा, और फिर एक समय आएगा कि काफी कम हो जाएगा, मतलब शुष्कन उसको बोलते हैं। ये परिस्थितियां जहां पे बारी बारी से उत्पन्न होती है, वहां पे ये लवण क्रिस्टलन की जो वृद्धि है वो उसके लिए उपयुक्त दशाएं मानी जाती है वो, और वहां पे ये प्रक्रिया ज्यादा होगी और ज्यादा जो है लवण अपक्षय वहां पे प्रभावी होता है। जैसे कि लवण क्रिस्टल जो है एक सेल है, वो खड़िया को चौक भी बोलते हैं, एक प्रकार की सेल है ये। तो अगर इसमें लवण क्रिस्टल की वृद्धि होती है तो खड़िया जो है बहुत आसानी से टूट जाती है, और ऐसी स्थिति जो है चूना पत्थर में, बालू पत्थर में जो संरचना होता है उसमें सेल, नीस, ग्रेनाइट, इन सारे सेलों में भी जो है ये लवण क्रिस्टल के कारण जो है ये बड़े आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये तो साल्ट वेदरिंग हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा रासायनिक और
भौतिक अपक्षय को। अब देखते हैं जैविक अपक्षय को, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। तो उसी प्रकार से देखिए क्या है कि जब चट्टानों का जो अपक्षय है वो जीवों के द्वारा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जीवों के द्वारा अगर चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग या फिर जैविक अपक्षय। अब जीवों से चट्टानें कैसे टूटेगी, जैसे जीवों का अगर उसमें वृद्धि हो रहा है, जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो जहां पे वो बढ़ेंगे अगर चट्टान है उसके आसपास तो उसकी जड़ें चली जाएगी, और जब वृद्धि करेगी तो जड़ों को तोड़ देगी वहां पे, वो जड़ों को नहीं, वो जड़ें जो है वो दरारों को चौड़ा करती जाएगी और वो चट्टानों को जो है वहां पे तोड़ देती है। ठीक है, तो वृद्धि के कारण हो गया। संचलन के कारण, जैसे मनुष्य चलता है मानिए या फिर जानवर चलते हैं तो उसके पैरों तले कुछ टूटता फूटता रहता है तो उसके कारण टूटता फूटता है ये, तो उसके कारण जो है सेलों में विघटन की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग जैविक अपक्षय बोलते हैं। जहां पे जीव जो है वो अपक्षय के कारक के रूप में काम करे तो उसको जैविक अपक्षय बोलेंगे। जैसे केचुआ हो गया, दीमक हो गया, चूहा हो गया, ये सारे जो जीव होते हैं वो मिट्टी को खोद देते हैं। अब जब मिट्टी को खोदते हैं तो वे रासायनिक प्रक्रिया के लिए काफी ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं, या फिर अनावृत कह सकते हैं कि एक्सपोज हो जाते हैं, और वहां पे हवा और नमी जो है वहां पे ज्यादा जाती है, और वो रासायनिक जैविक अपक्षय वगैरह, जैविक अपक्षय नहीं, ये जैविक अपक्षय के कारण जो है वो रासायनिक अपक्षय में ये सहायता कर सकता है। ठीक है, इस सारी चीजें डायरेक्ट हो भी सकता है जैविक अपक्षय, और नहीं भी हो सकता है, कोई और अपक्षय फिर उसके बाद उसमें वहां पे शुरू हो सकता है। फिर जैसे पौधों की जड़ें हैं, वो धरातल के पदार्थों पे क्या करती है, वो दबाव डालती है और उन्हें फिर क्या करेगी, यांत्रिक ढंग से तोड़ देगी। मैंने बताया कि ये कोई चट्टान है और यहाँ पे छोटा सा एक पौधा जुड़ गया, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, इसके अगर यहाँ पे कोई दरार होगी तो उसमें उसके जड़ें जो है फैलती जाएगी, और ये जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा पेड़ तो ये धीरे धीरे अंततः इसको तोड़ देगी। ठीक है, वही क्या है कि फिर आपका जो कुछ जंतु या पौधे जो है वो मर करके जब सड़ते हैं तो सड़ने गड़ने वाले ये पौधे या जंतु क्या करते हैं, कुछ कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि कुछ तत्वों का सड़ना गड़ना वो काफी या फिर घुलना बढ़ा देते हैं, जैसे हमने रासायनिक अपक्षय में देखा था कार्बनिक अम्लों के द्वारा। तो ये जो है जंतुओं के सड़ने से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, जिससे जो है अपक्षय में जो है वो सहायता मिलती है। मानव जैसे है तो वो ही वनस्पतियों काट देता है, खेतों को जोतता है और कृषि कार्य करता है, तो इसके कारण जो धरातलीय पदार्थ होते हैं उसमें विघटन होता है और उसके जो है अपक्षय में जो है वो योगदान मतलब कि ये मनुष्य देता है। उसके अलावा जो हो गया जैसे खनन हो गया, माइनिंग हो गया, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उसको सेल वहाँ पे होते हैं पर तोड़ देता है मनुष्य, तो वो भी एक प्रकार का अपक्षय ही है। ठीक है, अब है कि अपक्षय तो हमने देख लिया तीनों फॉर्म। अपक्षय का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला तो ये है कि जो मिट्टी आप देखते हैं, मृदा निर्माण जो है, ये जो मिट्टी है उसके निर्माण के लिए जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जो है अपक्षय से ही होती है। जब चट्टान, देखिए मिट्टी किससे बनता है, मिट्टी बनता है चट्टानों से, और चट्टान जब एकदम टूट करके धीरे धीरे उसमें सैकड़ों वर्ष नहीं लाखों वर्ष लगते हैं मिट्टी को बनने में, तो ये चट्टानें ही धीरे धीरे मिट्टी के रूप में परिवर्तित होती है, धीरे धीरे टूटते। तो पहली प्रक्रिया तो अपक्षय है, जब ये चट्टानें टूटेगी उसके बाद अपर्दन वगैरह शुरू होगा इसमें। तो अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा जो है चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और मृदा निर्माण के लिए एक रास्ता जो है वो खोल देती है, प्रशस्त करती है। फिर क्या है कि ये जो है अपर्दन, बृहद संचलन इत्यादि में सहायता करता है। देखिए क्या है कि अगर चट्टानों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होगा। जब चट्टानें क्या होती है, दरार उसमें पड़ता है, वो कमजोर होती है, टूटती है, उसके बाद से इन टूटे टूटे टुकड़ों को जो है पानी के द्वारा जो है वो बहा करके ले जाया जाता है और फिर जो है इसमें अपर्दन और बृहद संचलन होता है। क्या होगा अभी देखेंगे हम लोग आगे, ये हम तो देख चुके हैं इसमें, जो पिछला वाला लेक्चर है ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं में आप जाकर के देख सकते हैं क्या होता है ये सारी चीजें। अपर्दन की ये दोनों जो है ना, वो चट्टान ये छोटे छोटे टुकड़े को ढो कर ले जाती है, बस इतना जानिए, ये एक गतिक प्रक्रिया है, जबकि अपक्षय क्या है, एक अस्थैतिक प्रक्रिया अपने स्थान पे होती है। फिर ये दूसरा आपका हो गया कि अपर्दन में योगदान देता है ये। दूसरा क्या है कि जितनी भी यहाँ पे जैव मात्रा है, मतलब बायोमास है, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है, वो किस पे निर्भर है, वो वनों पे निर्भर है, और वनस्पतियां जो है वेजिटेशन है उस पर निर्भर है। अब ये वन और वनस्पति किस पे निर्भर है, वो निर्भर है किस पे, मिट्टी पे, और मिट्टी जो है वो अपक्षयी प्रवार पर निर्भर करता है, वेदरिंग मंडल पर निर्भर करता है। ये क्या है अपक्षयी प्रवार, देखिए जो मिट्टी होती है उसके नीचे जब जाएंगे तो छोटे छोटे, पहले तो यहाँ पे महीन कण आपको मिलेंगे, यहाँ पे फिर कण जो है धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं, तो अंत में जाकर के वो चट्टान वाली सतह आपको मिलेगी जिससे ये बनता है। ठीक है, तो ये पूरा लेयर होता है जो मिट्टी का, जहां से चट्टान टूटी थी और वहीं पे मिट्टी बनना शुरू हुआ था, तो इस पूरे लेयर को बोलते हैं हम लोग अपक्षयी प्रवार, वेदरिंग मंडल बोलते हैं। तो इसी अपक्षयी प्रवार पे जो है ये वन वगैरह जो है निर्भर करते हैं, और इसी वन पे जो है फिर जैव विविधता और जैव मात्रा जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें योगदान देते हैं जैव विविधता वगैरह में ये। फिर इसका आर्थिक महत्व है।
आर्थिक महत्व कैसे कि जो अपक्षय है वो काफ़ी सारे सेलों में जो है उसमें जो मूल्यवान खनिज उपस्थित होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, उन अयस्कों के समृद्धिकरण और उसके संकेंद्रण में जो है वो सहायता करता है। अब ये समृद्धिकरण क्या है, ये देखिए क्या होता है कि कुछ जो चट्टानें होती है, जो सेलें होती है, उसमें काफ़ी सारे खनिज होते हैं। जैसे किसी चट्टान में मानिए कि लोहा जैसे खनिज है, तो लोहा और लोहा के साथ साथ ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि 10 केजी का मानिए कि ये चट्टान है। अब क्या हो रहा है कि 10 केजी इसमें सिर्फ लोहा नहीं है, उसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ भी होगी और फिर सारी चीज़ होगी, पर हमें क्या है, इससे लोहा निकालना है क्योंकि लोहा हमारे काम का है। तो इसमें क्या, अब देखिए अपक्षय जो है कैसे मदद करेगा। इसमें क्या होता है कि जो अपक्षय की प्रक्रिया जो होती है, और उसके कारण क्या होता है कि जो भूमिगत जल है वो यहाँ पे रोल निभाएगा। ये जल क्या करेगा, इसमें जो कुछ पदार्थ होंगे उसको घुला करके, यानी उसमें निछालन हो जाएगा, निछालित कर करके वो उसको वहां से निकाल फेंकेगा, ठीक है, उसको स्थानांतरित कर देगा, और शेष जो बहुमूल्य पदार्थ है, यानी शेष जो उसमें लोहा होगा वो बचा रह जाएगा। यानी कि अब जैसे वो है, अब 5 केजी का ये बचा होगा, और पहले मान लीजिए कि अगर 2 केजी लोहा था, तो पहले 10 केजी में 2 केजी निकालना था हमें, अब 5 केजी में 2 केजी निकालना है, तो इसका पहले से मात्रा बढ़ गई, यानी कि समृद्ध हो गया, अभी इसका समृद्धिकरण हो गया, एनरिचमेंट हो गया, ठीक है ना। इसका संकेंद्रण इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आर्थिक महत्व है इसका, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि अगर अपक्षय ना हो तो ये जो बहुमूल्य पदार्थ है इसका जो संकेंद्रण होगा वो उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आर्थिक दृष्टिकोण से इसका जो खनन है या फिर दोहन है वो उतना व्यवहार या फिर वायबल जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये था अपक्षय और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।